साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। आज के मंथन में हम 2-3 विषय उठाएंगे और वो हमारे डेली के कामकाज में काम आते हैं। साथ में अभी OROP 3 जो कि 4 संडे उन लोगों ने मेहनत की है, तो शायद देश के द्वितीय, प्रथम तो मैडम जी हो गए, जो द्वितीय है उनका वचन निभाने के लिए शायद कुछ लोगों का एरियर सितंबर में आ जाएगा, जिससे आपको विश्वास ही हो जाए। वैसे कई लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि भाई आपका एरियर इतना आ रहा है, 4000, 5000, 2000, 3000 जो भी है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि नहीं मुझे कुछ मिल रहा है। यानी कि आप ये मतलब जंतर मंत्र की तरफ भागे ना। जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं मिला है, तो वो मतलब सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात जो आज मैं बोल रहा हूँ कि OROP 1, 2 और 3 तीनों का फॉर्मूला अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, PCDA ने, CGDA ने सार्वजनिक नहीं किया है, जो कि एक प्राप्त करने वाले का अधिकार होता है कि आपने मुझे जो वंचित रखा है तो कौन से फॉर्मूले से रखा है, किस तरह से मैं वंचित हुआ हूँ, और अगर मुझे मिला है तो किस हिसाब से मिला है। ये दोनों चीज़ें हमारे अधिकार क्षेत्र से हटा ली गई है। और विशेष तौर से मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि OROP 3 से JCOs OR को आउट, और JCOs की वो रैंक है जो अधिकारियों के लिए काम करती है, जिसमें मैं भी हूँ। कौन? मैं भी, ऑनररी कैप्टन एंड सूबेदार मेजर। हम लोगों को कम से कम 2000 से 3000 से 5000 रुपये तक का फ़ायदा दिया है। यहाँ तक जो एक्स ग्रुप पे वाले जो SM साहब है, उनको तो जो ऑनररी कैप्टन के समकक्ष 46,300 रुपये दे दिया, उनको ऑनररी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आके जब उस सूबेदार मेजर को ऑनररी की ज़रूरत नहीं है, वही तनख्वाह जब OROP 3 में दे दिए, तो एक तरह से ये आपके पास में सर्टिफाइड हो गया है कि अब सूबेदार मेजर जो अब A ग्रुप का जो एक्स ग्रुप A वाला है, उनको ऑनररी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि ऑनररी कैप्टन की भी वही तनख्वाह है, इनकी भी वही तनख्वाह है। तो एक तरह से ये आपको एक सर्टिफाइड है कि ऑनररी रैंक समाप्त हो चुका है, अब कोई ऑनररी रैंक नहीं है। इसके नीचे जिसको भी नहीं मिला है, वो सारे के सारे Y ग्रुप के जितने भी ऑनररी बने थे, 30 साल वाले, 31 साल वाले, 32 वाले, 32.5 तक वाले, वो सारे के सारे नील में है। 1 पैसा भी नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है। चाहे वो सूबेदार मेजर से बने हो, चाहे वो सूबेदार से बने हो, वो किससे भी बने। यहाँ तक कि एक भदौरिया साहब का मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक SM साहब बोल रहे हैं कि भाई 33 साल 9 महीने 19 दिन सूबेदार मेजर की पेंशन आया हूँ, ठीक है ना, और उसको 41,200 दिया है। कितना दिया? ऑनररी कैप्टन को 41,200, और जबकि उसको मिलना चाहिए था जो 33 साल हो गया ना इनका, तो भाई 33 साल से ऊपर है वो, 33 साल 9 महीने और 19 दिन, उसको 4100 पे कैसे फिक्स किया, ये तो कम से कम बताए। वो रिटर्न में अपना डाल रहा है, हमारे वो वीडियो वाले को डालेगा, और कहाँ वो लेके अभी भागेगा PCDA में कि मेरा कैसे कर दिया। ठीक है, केस करेगा, क्या करेगा, वो आगे की बात है। तो कहने का मतलब है कि ये 2-3 रैंक को अधिकारियों के, क्योंकि उनको उनके आसपास ही तो हम लोग रहते हैं, मंडराते रहते हैं। हम लोगों का काम भी है कि अपने साहब को ही खुश रखना, चाहे वो कैंटीन है, चाहे सोल्जर बोर्ड के अधिकारी है, ECH के कुछ भी है, जहाँ जहाँ वो बैठे हैं रिटायर्ड होकर, कोई घर में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना। और जहाँ अगर एजेंसी भी खोली हुई, तो वहाँ मुझे अगर पड़े 5-4 बंदे रखने तो भी मैं रखूँगा। कहने का मतलब ये कि वो हमें आज भी अपने इस पंजे के अंदर जकड़े हुए हैं। विशेष तौर से जो हम उच्च अधिकार, किसी का अगर कोई मान लो अंदर से सब मतलब वो स्वाभिमान जिंदा है, तो वो मेरी तरह चिल्ला रहा है कुत्ते की तरह, उसको कोई सुने ना सुने उनकी मर्जी है। तो ये तो हो गया ये बात। अब ये आ रहे हैं बड़ा भड़
तो साहब 35 लाख में से 7 लाख माताएं बहनें हैं, उनको सही में ही 1% को छोड़ के बाकी 99% को पता नहीं है कि मैसेज क्या आया, कितना बढ़ने का आया, और अब ये ईपीपीओ मुझे मिलेगा कहाँ से। याद रखना, उन वीर नारियों को, विधवा माता बहनों को, विधवाओं को जो 7 लाख है, 1% को छोड़ के बाकी सभी को भागना पड़ेगा ई मित्र के पास में, कंप्यूटर वाले के पास में। वो 200 से लेके 500 तक उनकी फीस है निकाल के देने की। उसके बाद में फिर आप आ जाइए दूसरी तरफ, बाकी बचे हुए आपके 28 लाख में से मामूली से आप 5 लाख आदमी ये लंबे तुरम खां वाले हो, अपना निकाल लोगे, पीपीओ भी निकाल लोगे, लेकिन फिर भी कम से कम है तो 23 लाख आदमी बच जाते हैं। तो 23 वो और 7 वो, 30 लाख। 30 लाख इंटू 250 कर लो आप, 250, 15 45, 4 करोड़ 50 लाख, 4 करोड़ 50 लाख रुपया। ये अभी, क्योंकि अभी ई मित्र वालों को जब ऐसा मैटर आता है ना, वो सारे काम छोड़ देते हैं, राज्य सरकारों को छोड़ देते हैं। उनको फौजी गदा चाहिए या उनके परिवार वाले चाहिए, क्योंकि खूब देने वाले होते हैं। उनको पता है भाई काट ले, भाई तू काट ले, ये ले पैसे, मुझे तो मेरा निकाल के दे, मुझे मेरा कितना बढ़ा, भले उसका 1 रुपया भी ना बढ़ा, वो बाद में ई मित्र वाला चार्ज कर लेगा। इससे अच्छा मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं उन बहनों भाइयों को कि एक और अपने साथ बड़ा धोखा हुआ है जो लोगों को पता नहीं है, ना लोग पता करते हैं। क्यों करेंगे भाई, घर में बैठे हैं, पेंशन सीधे खाते में आ गए, एटीएम से निकालना है ना। वैसे तौर से रुपये की तो कीमत बची ही नहीं है ना, तो नहीं बची तभी तो ये हाल हो रहा है। रुपये की कीमत होती तो बात कुछ और होती। अब जो हमारा पीडीए होता था, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी या अथॉरिटी, तो पीडीए पहले हमारा बैंक होता था। जितने हमारे पेंशनर होते थे उन सभी को केंद्र सरकार से प्रति व्यक्ति जो भी 25 पैसे, 30 पैसे, 1 रुपया जो भी उसका था, वो बैंक को रेवेन्यू जाता था, पीडीए को। हमारी पेंशन का सब कुछ हिसाब किताब रखना, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब करने के लिए बैंक को, एक बैंक और सरकार के बीच एमओयू हुआ करता था। और सरकारी बैंक था अपना एसबीआई, तो 80% एसबीआई के पास में होता था। फिर हमारा आगे जाके ये स्पर्श आ गया अभी, तो अब स्पर्श आ गया है, तो स्पर्श तो टाटा का एक टूल है। ये जो स्पर्श का जो है, ये टूल किट किसका है, टाटा का बनाया हुआ है। और टाटा से हायर किया है इस सरकार ने, और हायर किया है तो इन्होंने किसी से नहीं पूछा है सोल्जरों से कि भाई हम हायर कर रहे हैं, क्या आप लोग इसमें सहमत हो, ठीक है ना। क्यों कि आज सब कुछ डिजिटल। अब डिजिटल कौन सी, वो छोटे वाले फोन से वो अपना पीपीओ नंबर निकाल लेगी, अपना पीपीओ निकाल लेगी, अपनी इंफॉर्मेशन निकाल लेगी, या वो पढ़ लेगी उस इंग्लिश को, हिंदी में तो मैसेज ही नहीं आता है। अरे कम से कम पहले वाले सिस्टम में जब भी चाहे कोई भी कोरिजेंटम पीपीओ बनता था, तो उसकी एक कॉपी बाई पोस्ट उस माता के, बहन के घर में उसके हाथ में आ जाती थी। उसको लेके वो बैंक में जाती थी, अपना अपडेट करवा के, अंगूठा दे के अपना लाइफ सर्टिफिकेट देकर अपनी पेंशन लेती थी। ऐसे ही हमारे बाकी अनपढ़ जो सोल्जर थे वो करते थे। और इनको सबको, सरकार को पता है कि 75% नहीं 80% हमारे जो पुराने सोल्जर है वो सारे के सारे 8वीं 5वीं 7वीं या अपने बल उसके हिसाब से वो भर्ती हुए थे, उस हिसाब से नौकरी की है। उनके पास में डिजिटल ज्ञान नहीं है। अरे आप कितना भी कर लो कि सरकार, आप वो सारे इस हिंदुस्तान को डिजिटल बिल्कुल आप 100% कर दोगे, वो सपना आपकी इस ज़िंदगी में पूरा नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, नहीं होगा कभी भी। और मेरे रेगिस्तान में तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब हमारे पास टावर ही नहीं है, सिग्नल ही नहीं है, तो हम डाटा कहाँ से पूरा करेंगे। हमें तो 300 किलोमीटर चल के कहीं से किसी सिटी आना पड़ेगा। जो गडरा रोड से चलेगा, या वो तनोट की साइड से, या उधर पीछे की साइड से चलेगा, कहीं से भी चलेगा रेगिस्तान से, वो आएगा या तो जैसलमेर आएगा, बाड़मेर जाएगा, या जोधपुर जाएगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ जाके उसको वो फैसिलिटीज मिलेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अभी तक बैंक एक्टिवेट नहीं हुए हैं।
अभी तक बैंक कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस दिन बैंक के अंदर एक लाइन जुड़ गई कि अब हम पूर्व सैनिकों के पीडीए नहीं रहे हैं, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी नहीं रहे, उस दिन आप बैंक से कोई भी लोन लोगे तो वो बोलेंगे भाई पहले सिक्योरिटी के लिए हमारे को अपने स्पर्श से लाके सर्टिफिकेट दो। कल को आप हमारा अकाउंट चेंज कर लोगे, किसी और बैंक में ले जाओगे, क्या भरोसा भाई। हम डैश का 30 लाख देते हैं एसबीओ वाले, पीएनबी वाले अभी दोबारा आगे हम 40 लाख देंगे, प्राइवेट सेक्टर आईसीआईसीआई बोलते हैं हम 40 लाख देंगे जवान को, जेसीओ को। तो आप कल को अपने फायदे के लिए अकाउंट चेंज कर लोगे तो पीडी तो नहीं हुआ ना हम आपके। जब तक आपका पीपीओ हमारे पास में गवर्नमेंट का दिया हुआ था तो हम आपके पीडीए थे, तो हम आपको सब कुछ दे सकते थे, क्योंकि आपका हर पैसा चाहे जीते या उसके बाद में हमारे पास ही आना था, उसी को हमने हिसाब करके आपको देना था। अब बैंक का आज ही मैं एक कर्मचारी से मिल के आया कि साहब अब ये सुगाहट शुरू हो चुकी है कि जब हमसे सारे के सारे पीपीओ ले लिए गए हैं, कुछ पुराने बचे हुए हैं लेने की अवस्था में, तो आखिर अंदर की सुगा यही है कि अब इनसे पीडीए सर्टिफिकेट लो, उसके बाद में लोनिंग करो आप। तब तो अभी एक और भी हुआ ना कि 60 साल के ऊपर अभी हमारे को लोन नहीं दे रहे हैं, लोन ही नहीं दे रहे हैं। सिविल के अंदर तो 60 साल हो गया, लोन ही नहीं है उसको। हम फिर भी हमारी पेंशन आ रही है, उसी अकाउंट में आ रही है, उसी बैंक में आ रही है, तो फिर भी किसी तरह करके अपना एक छोटा मोटा लोन जरूरतमंद होते हैं तब उठा लेते हैं। आने वाले समय में आपको बैंक लोन नहीं देगा, आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी और अपना है जो पीसीडीए से एक स्वीकृति पत्र देना पड़ेगा बैंक को, तब आपको लोन मिलेगा। याद रखना मेरी बात को, जब ये लागू होगा उस दिन आपको मेरी बात ये याद आएगी। नहीं तो पहले के सिस्टम में हमारे पास अपना जो भी कोऑर्डिनेटर पीपीओ आता था सीधा उसको ले जाके कॉपी उनको भी आती थी, हमने जाके सिर्फ एक प्रूफ देना था कि साहब ये आ गई मेरे पास में, वो अपने वाली टैली कर लेते थे, एंट्री कर लिया, ओके हो गया, आपका अपडेट हो गया। अब साल में आपने एक अंगूठा लगाना है, पढ़े लिखे नहीं हो तो आपका वेरिफिकेशन हो गया कि आप जिंदे हैं। लेकिन कितना क्रिटिकल बना दिया कि गाँव के अंदर माताएं बहनाएं बोर्ड भी दे रही हैं और साथ में बहुत बड़ी बड़ी दुआएं दे रही है, जो जिन पे गुजर रही है ना वो बहुत बड़ी बड़ी दुआएं दे रही है, हमने सुना है कानों से। क्योंकि ये ऐसा वीरान इलाका जहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी 7 या 21 किलोमीटर से पहले पोस्ट ऑफिस छोटा सा नहीं मिलता है। क्या करोगे आप, आदिवासी इलाके में नहीं मिलेगा। ये भारत है, विभिन्नताओं से भरा हुआ है। आप एक दिल्ली के मॉडल के ऊपर या किसी और बॉम्बे के मॉडल के ऊपर सब कुछ लागू करना चाहते हो, इस देश के ऊपर वो नहीं हो सकता है। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ। आज खुशी का दिन है कि आज हमारे भारत देश को वीटो पावर मिल गया, और इस वीटो पावर में कोई बोले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका श्रेय देता हूँ, लेकिन साथ में देश के हर एक प्रधानमंत्री को श्रेय देता हूँ कि जिसने भी जो किया इसके लिए किया। सीढ़ियाँ लंबी थी, हम चढ़ते गए, जब आखिरी पायदान पे चलने का मौका था तो हमारे पास मोदी जी थे, उस पायदान में इनका कदम था तो इनका नाम हो गया। कोई ये ना सोचे कि मोदी जी ने डंडा मार के ले लिया, नो, डंडा मार के ले लिए होते तो आज हमारे 6 पड़ोसी नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, भूटान, अपना ये नेपाल, ये सारे अभी चाइना की गोद में जाकर नहीं बैठते। श्रीलंका, ये सारे चाइना की गोद में नहीं बैठते। अगर हमारी विदेश नीति अच्छी होती, याद रखना और वेरीफाई कर लो अगर किसी को डाउट है तो, वहाँ नहीं बैठते। लेकिन जिन्होंने भी जो मेहनत की है, मैं इसमें सबसे पहले मैंने तो अटल बिहारी वाजपेयी के मानूंगा, जिन्होंने सबसे पहले हिला दिया था कि हिंदुस्तान के बगैर ये जो स्थायी कमेटी है ये अधूरी है। जब तक हिंदुस्तान की कुर्सी नहीं लगेगी तब तक ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तो बीज तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोया था, ठीक है ना। इंदिरा गांधी भी कम नहीं थी इस मामलों के अंदर, उसको अटल बिहारी वाजपेयी को वैसे ही उसको रणचंडी या अम्बा का नाम नहीं दिया था, देवी का नाम नहीं दिया था, कुछ थे उसके अंदर। ठीक है, जिनको खोजना जो निकालना अंदर से खूब निकालो, ज्ञान बांटो दुनिया में, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सभी के काम दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आज कंप्यूटर का जो ये युग हमारे पास में है, सबसे पहला एमओयू कंप्यूटर का हमारे पास में राजीव गांधी ने किया था, ठीक है ना। ये जो आप आधार कार्ड देख रहे हो, ये इसकी
भी कांग्रेस की लाई हो। मैं कांग्रेस का प्रशंसक नहीं हूँ, मैं वोट नहीं देता हूँ भैया, ये ना कसम खा के बोल रहा हूँ, तिरंगे झंडे की कसम खा के बोल रहा हूँ, कांग्रेस को वोट नहीं देता हूँ, बीजेपी को देता हूँ। ये मुझे को मारेगी तब भी दूंगा, लेकिन अपने विचारों को इनके साथ गुलाम नहीं करूंगा। ये सही करेंगे तो उसका सही बोलूंगा, गलत करेंगे तो मैं 4 गुना इनको अपना चेहरा भी हटाऊंगा। तो अब सोचो कि OROP 3 लागू हुई, मैसेज गया, वो 7 लाख बहनों में कितनी बहनों ने पढ़ लिया होगा अभी, आप सोचिए, ठीक है ना। किसको फायदा मिला? जो ये बना रहे हैं बल्ले 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 बल्ले, आज मैं भी बोल रहा हूँ बल्ले बल्ले, किसी की कोई बल्ले बल्ले नहीं है। 2-4 रैंक को छोड़ के JC ज्वार में किसी की बल्ले बल्ले नहीं है। चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ, क्योंकि आपको तो अपना रेवेन्यू चाहिए भैया, यूट्यूब से चाहिए, वो मिलेगा आपको। आपको तो दिन में अपना तीन चढ़ा दी तो आपके 4,500-5 हज़ार के हिसाब से 15 हज़ार का आपका वो बन गया रेवेन्यू, और महीने का कितना बन गया? तो फर्स्ट क्लास डॉलर के अंदर आपको मिल रहा है ना साहब। $1 की कीमत क्या है? $1 की अगर $49 एक वीडियो को मिल जाए, अगर आप कम से कम 1K से शुरू होते हैं तो 49 के अपना डॉलर से शुरू होता है, तो आप सोचो रेवेन्यू कहाँ जाता है। किसी को डाउट है तो इसमें ढूंढो ऑनलाइन। खैर, यहाँ भी सब ठीक है। राजस्थान सरकार के सारे ही एक्स सर्विस मनो बोलते हैं कि राजस्थान सरकार के जो अपने सैनिक कल्याण मंत्री, और अभी उन्होंने 3 दिन पहले डिप्लोमे बांटे थे कुछ, उस मंत्रालय में बुला के लोगों को, और साथ में संदेश भी दिया था, जो सैनिक आगे पढ़ाई करना चाहता है, समय से पहले आ गया है, पेंशनियर है, तो वो चाहे तो आगे की पढ़ाई ऑनलाइन जॉब करते हुए कर सकता है। वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन सीधा अपना पास में मंत्रालय से अपना वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके भर के मंत्रालय को सबमिट कर दे। वो आगे जिस यूनिवर्सिटी में आपको अटैच करे वहाँ कर देंगे, आपसे राय भी ले लेंगे या आपको डायरेक्ट भी कर देंगे, और आप अपनी पढ़ाई आज जारी कर सकते हो। ये राजस्थान सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपनी पढ़ाई वापस जारी कर सकते हो। जो इच्छुक है अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ो। अब आप आ जाते हैं अपनी ठोकाई के ऊपर। पहले सिपाही को नंगा करके ठोका, मेजर को रात को उठाया, 2 मेजरों को, कैप्टनों को रात को वहाँ इंदौर में करी अच्छी तरह से धुलाई, एक के साथ में रैप किया। इधर दूसरी तरफ आ जाइए, इधर ब्रिगेडियर साहब की लड़की के साथ में क्या क्या किया वो आपने देखा ही है। और सेना को परमिट नहीं किया इंक्वायरी को साथ करने के लिए, एंटर होने के लिए सदस्य नहीं बनाया। और आज एक एक्स DGP सेना के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, और वो छोटे छोटे माइनर पॉइंट गिना रहा है कि शराब में गाड़ी कैसे चलाई, एविडेंस बन गया। पब में से आई थी, एविडेंस बन गया। आते ही एग्रेसिव बोली, एविडेंस बन गया। ठीक है ना, मतलब जो उन्होंने किया, आर्मी वाले मेजर ने और उस लेडी ने, वो एविडेंस बन गया पुलिस के लिए। पुलिस ने क्या किया, वो कोई एविडेंस नहीं बनता पुलिस स्टेशन के अंदर। पुलिस अपनी ड्यूटी करती है, ठीक है ना। मुझे उनका इंटरव्यू देख के भी बड़ी हैरानी हुई। उसके बाद में ब्रिगेडियर भूपेश सिंह साहब का अभी वीडियो आया, देखो उनकी गाड़ी पे स्टार लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, और वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, और उस पुलिस स्टेशन में कौन बैठा हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा एक SP अशोक स्तंभ लगाए बैठा होगा, और यहाँ एक स्टार गाड़ी के आगे लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, और वो भूदेव सिंह साहब को बोलते हैं कि आपको हम अरेस्ट करेंगे। दोस्तों याद रखना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। पहले हिंदू मुस्लिम के बीच में हुई, अब सेना और पुलिस की वर्दी के बीच में हो रही है। इसके बीच में कई स्वार्थी तत्व है। आज अगर पुलिस और सेना दोनों अगर सावधान नहीं हुई तो आपको बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। क्यों? कि सेना तो एक ऐसी बॉन्ड है कि वो कानून हाथ में ले ही नहीं सकती, और पुलिस का कानून ओनली फॉर नेताओं के लिए है, वो न जनता के लिए न सेना के लिए। पुलिस का कानून सिर्फ और सिर्फ नेताओं के लिए। नेता चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे गुंडा है, चाहे शरीफ है, उसने जो बोल दिया वो काम पुलिस ने करना है। CU साहब वाले बैंगन है, सुबेदार मेजर साथ में चल रहे थे, गार्डन था,
बोला कि एसएम साहब बैंगन बहुत अच्छे लेके हुए। हाँ साहब, जवान डेली सब्जी बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, बड़े अच्छे हैं और खाते हैं और वेरी गुड वेरी गुड। वापस आ रहे थे, बोले साहब ये बैंगन तो अच्छे हैं लेकिन बैंगन गर्म बहुत करते हैं। बोले हाँ साहब बहुत गर्म करते हैं, जवानों ने रिपोर्ट भी की है। सीईओ को गुस्सा आ गया, बोले साहब क्या बोल रहे हो आप, बैंगन अच्छे भी है आप बोलो, मैं बोल रहा हूँ गर्म है तो गर्म भी है। बोले साहब मुझे बैंगनों से क्या लेना है, मुझे तो आपकी हाथ से आम लेना है। तो नेताओं को भी खाना है और पुलिस को भी खाना है, दोनों मिलकर ही तो खा सकते हैं ना। ये तो सारी आपस में इनकी मिली जुली होती है कि किसको कैसे खाना है, ठीक है ना। अब सेना को किससे खाना है, सेना को तो जवानों से खाना है। जो अधिकारी वर्ग कैसे किस तरह से कुछ 4 पैसे हेरफेर कर ले तो कर ले, ऑडिट में पकड़े जाए तो 4 बोतलें विस्की दे दे। क्या हम लोग में से जो क्लर्क रहे हैं वो रहे हैं, ऑडिट सेटलमेंट नहीं कराया हमने क्या? आज क्या हम झूठ बोल रहे हैं क्या? एक बार मीडिया को, सीबीआई को अंदर घुसेड़ो। ये जो भुवनेश्वर वाला केस था ये सीबीआई के पास जाना चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पास जाना चाहिए था। क्यों कि ये 2 शक्तियों का टकराव था, क्योंकि ये स्टेट की बात नहीं थी। अब तो पूरे देश की पुलिस और सेना आमने सामने आ गई है। भाई देश का एक लेफ्टिनेंट जनरल जाके थाने के अंदर बोल रहा है कि भाई आपने गलत किया, तो उसको भी बोल रहे कि आप हमारे इंक्वायरी का हिस्सा नहीं है, ठीक है आप आगे, ओके हमने नोट कर लिया। एक ब्रिगेडियर साहब को पहुंचते ही बोलते कि हम आपको अरेस्ट करेंगे। वो तो भूपेश साहब थे तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि लो हाथ तो लगा के देखो, कोई भी आगे तो बढ़ो, कोई एक भी। ऐसे अफसर भी तो नहीं है ना। और ये देखना भूपेश साहब, अब इनको आगे का प्रमोशन कैसे मिलता है। मिल जाए तो मैं बोलता हूँ इनका नसीब अच्छा है, नहीं तो इस सरकार में अगर इनका प्रमोशन है तो अब इनको ब्रिगेडियर से आना पड़ेगा। ये आज की मेरी जुबान काली जुबान है, याद रखना। क्योंकि आज हम चाहे संयुक्त राष्ट्र में हमने पा लिया, ये भारत देश के हर नागरिक की मेहनत है, कोई नेताओं की नहीं है, कोई सरकार की नहीं है। इस देश को एक मजदूर ने नींव से एक एक ईंट जोड़ के इस देश को कैसे बनाया है, किसने ड्राइवरिंग की है, किसने क्या किया, किस वैज्ञानिक ने किया, इस देश को इस देश के लोगों ने बनाया है। सरकारें सिर्फ ओनली आगे हमने बनाया है कि तुम लोग आगे बढ़ो। 5 साल के बाद में फिर हम दूसरा देते हैं, फिर देते हैं, फिर किसी को 10 दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्ही लोगों ने किया, नहीं, देश के एक एक बच्चे ने अपनी मेहनत की है। एक एक बच्चे ने विदेशों में झंडा गाड़ा है, परतारों में झंडा गाड़ा है, एशियाड में गाड़ा है, ओलंपिक में गाड़ा है, युद्धों में गाड़ा है, हर जगह सैनिकों ने गाड़ा है। तो आखिर कब तक यूनो चुप रहता भारत की शक्ति के आगे? अब सब बोले कि अभी ये तो पैदा हुए हैं, जो अभी वो बोलते ना कौन सी पैदा मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो अब तो ये सीधे आए हुए हैं, अवतार है। तो चलो अवतारी पुरुष नाम भी दिलाए तो हम जिंदगी में नाम तो आप ही करेगा कि भाई भारत के उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे जब वीटो मिला था, तो जनरल जीके के अंदर जन्म जन्म तक आपका नाम हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि इसमें सिर्फ मेहनत मेरी है, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति की है, 140 करोड़ आदमियों की है। तो अब आप, मैं सभी को बोल रहा हूँ कि सतर्क हो जाइए, पूर्व सैनिक भी सतर्क हो जाइए, आंख भी पुलिस के रडार के ऊपर हो। जब ब्रिगेडियर भूपेश सिंह साहब आ सकते हैं, एक्टिव सर्विस वाले आ सकते हैं, एक ब्रिगेडियर आ सकता है, और एक लेफ्टिनेंट जनरल को ओनली बैठने तक को नहीं पूछते, चाय तक को नहीं पूछते हैं, और अकाउंटेबिलिटी काउंट करके उनको बोलते अच्छा आप चलिए, आपको हम इस कमेटी में नहीं रखेंगे। आप बताइए सेना की ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना बड़ा कानून संविधान के अंदर सैनिक अधिकारी को अरेस्ट नहीं कर सकते किसी भी टाइम 24 घंटे के अंदर, और करते हैं तो तुरंत सबसे पहले कॉल जाती प्रेसिडेंट के, अपना प्रेसिडेंट इसमें जाता है राष्ट्रपति के पास में, वहाँ से परमिशन के बाद में उनका कोई कानूनी कार्रवाई होती है। लॉ में बिल्कुल क्लियर लिखा है, मैनुअल में लिखा है, हर चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन क्या सेना इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है? सेना एक एडवाइजरी जारी नहीं कर सकती है, और सरकार पे दबाव नहीं डाल सकती कि अगर आप ऐसा हमारे साथ करोगे तो पूरे सेना में सैनिकों का मोरल क्या होगा? क्या सैनिकों का मोरल होगा? नंगे कर करके तो मार रहे हैं,
औरतों को नंगे कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। छोटों वालों की गिनती नहीं है जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए भाइयों, मेरे वीडियो को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर 1.5-2 लाख हो, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा वीडियो सुनने वाला 1.5-2 लाख हो, जो जगो और अपने आत्मस्वाभिमान को जगाओ। आप इस देश के सैनिक हो, हम इस देश के लिए भर्ती हुए थे, हमने जो करना है इस देश के लिए करना है। ये हमारे को 2 पैसे बढ़ाए तो ठीक, ना बढ़ाए तो ठीक, हमने तो कसम खा ली है इस देश के लिए। तो भाइयों, मरते दम तक वो कसम निभाना, उस तिरंगे की आन बान शान को रखना मरते दम तक, चाहे वर्दी हमारे शरीर पे है या नहीं है। और वो खाल बन के चिपक गई है यहाँ पर, अब वो निकली नहीं है, अंदर ही है, इसके अंदर बनी हुई है वो। और सावधानी के साथ में, अब इसमें कहीं न कहीं कोई एजेंसी है जो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा टकराव उत्पन्न करना चाहती है, और ये आपको बहुत जल्द आपके सामने आएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।